यानी जो वो छुट्टियों से पहले जो प्रीपोजिशंस को हम डिस्कस कर रहे थे, उनको हम पढ़ रहे थे और उनकी वर्ड्स को, उनकी मतलब एक्सप्लेनेशन जो थी वर्ड्स की किस तरीके से इस्तेमाल करें, वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो वही वर्ड्स मतलब मैंने उन वर्ड्स को थोड़ा यानी एक अलग फॉर्म में भी जो वो रखा है, थोड़े ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स में भी मैंने मतलब उन वर्ड्स को रखा है, ठीक है ना? तो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक को हम जो वो बिल्कुल ऐसे ही जो वो पढ़ लें और हमें जो वो फ़ायदा भी ना हो। तो इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए मैंने जो ये कैटेगरीज़ हमने प्रीपोजिशंस की पढ़ी है, यानी काफ़ी कैटेगरीज़ को हमने देखो मतलब एक यानी समझो कि हमने इंट्रो किया है, मतलब आपको बताया है, मीनिंग बताई है कि किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जैसे बिटवीन या अमंग में क्या फ़र्क है या एट और इन में क्या फ़र्क है, राइट? या बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है। तो हमने इस तरीके से जो है वो इन सब प्रीपोजिशंस को पढ़ा है। लेकिन देखो इधर भी मतलब ये प्रीपोजिशंस, जैसे प्रीपोजिशंस की डेफिनेशन दी हुई है, प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। देखो हमने एक बात अब आप मतलब थोड़ा रिकॉल करें कि हमने जो पढ़ा है क्या वो चीजें मतलब इस तरीके से हैं या नहीं, ठीक है ना? तो मतलब आप रिकॉल करेंगे तो रिकनेक्ट हो जाएगा वो। तो आए हम कोशिश करें रिकनेक्ट करें कि भाई प्रीपोजिशंस क्या है। प्रीपोजिशंस वर्ड्स हैं और रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ, नाउन और प्रोनाउन के साथ, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर ऑन द टेबल, तो देखो ऑन प्रीपोजिशन हुआ, टेबल नाउन हुआ, तो देखो अच्छा, या इन द शेड एंड अक्रॉस द फील्ड, तो ये सारे क्या हुए, प्रीपोजिशंस हुए, ठीक है ना। ये सब प्रीपोजिशंस हो गए क्योंकि ये नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये डेफिनेशन हुई प्रीपोजिशन की। अच्छा अब कैटेगरीज है, मतलब कैटेगरीज से मुराद क्या है, यानी इनके टाइप्स हैं, इनके काइंड्स हैं, कैटेगरीज से मुराद यानी उनमें 8 कैटेगरीज है। कितनी है? 8 कैटेगरीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 जो है वो इनकी कैटेगरीज है। ये एग्जांपल्स हैं इनके, इधर आने चाहिए तो मतलब जो वो यहाँ पर यानी ये प्रॉपरली प्रिंट नहीं हुआ, ये सेम बात है, ठीक है ना। तो 8 जो है वो कैटेगरीज, काइंड्स या टाइप्स हैं, वो मतलब हमारे पढ़े हुए हैं, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से भी अब रखा है, इस तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको मतलब वो चीजें समझ में नहीं आती, तो यहाँ से समझ ले, फिर प्रैक्टिस से समझेंगे। लोग समझाना तो है, समझना तो है ना, इसीलिए ये सब जो वो हम ऑप्शंस अप्लाई कर रहे हैं आपको बताने के लिए। तो वो 8 कैटेगरीज कौन सी है? टाइम है, तो इधर देखो टाइम लिखा हुआ है। प्लेस है, प्लेस है। डायरेक्शन या मूवमेंट है, डायरेक्शन या मूवमेंट वाले प्रीपोजिशंस हैं। एजेंसी में कौन से प्रीपोजिशंस आते हैं, इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस में कौन से आते हैं, रीजन या पर्पस में कौन से आते हैं, कनेक्शन कौन से वर्ड्स शो करते हैं, ओरिजिन कौन से शो करते हैं। Following table highlights the most common categories of prepositions and how they are used to form adjectival or adverbial prepositional phrases in a sentence. तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो टाइम वाले कौन से प्रीपोजिशंस हैं, मोस्ट कॉमन हमने लिखे हैं, मोस्ट कॉमन लिखे, जो हमारी टेस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, या वो टेस्ट के अंदर आए हुए या एक्सपेक्टेड है, तो वो अल्फाज अलग करके निकाल के हमने रखे हैं। तो उन अल्फाजों में देखो ये प्रीपोजिशन टाइम को शो करते हैं, एट, इन, ऑन, फॉर, ड्यूरिंग, सिंस, बाय, अंटिल, बिफोर, आफ्टर, टू, पास्ट, ठीक है। अब एट कैसे, इन कैसे हमने पढ़ा भी है, लेकिन अलग भी स्लाइड्स मैंने बनाई है सब, ये तो बता रहे हैं आपको कि ये टाइप्स हैं। अब एट कैसे इस्तेमाल होता है, इन कैसे, एक तो हमने पढ़ा, दूसरा ऐसी भी आपकी शीट या स्लाइड बनी हुई है, उस पे भी मैंने उनको रखा है, वो भी हम आते हैं। पहले मतलब ये वर्ड्स देखो जो कि पढ़े हुए हमारे, अब आसान भी हो जाएंगे। तो ये टाइम है, देखो देयर इज अ फिल्म एट नून वी कुड सी, ठीक है।
एट नून, इन नून नहीं हुआ क्यों बेटा? देखो आपको मैंने पढ़ाया है ना, चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इन द नून क्यों नहीं हुआ? हाँ, इन द नून नहीं हुआ क्यों? लेकिन हम ये तो लिखते हैं इन द आफ्टरनून। देखो हम ये तो लिखते हैं इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून तो लिखते हैं हम, लेकिन इन द नून गलत हो जाता है क्यों बेटा? नून का टाइम ही 1 मिनट का होता है, जैसे कि 12 जो एग्जैक्ट होते हैं वो नून हो जाता है आपका। तो जो शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट टाइम होता है उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? एट इस्तेमाल करते हैं या इन इस्तेमाल करते हैं? एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये आपकी एरर होगी। ये सही है, आफ्टरनून तो नून के बाद वाला टाइम तो काफी होता है, जो कि 12:01 से शुरू होता है टिल सनसेट, टिल सनसेट। अब आप देखो कितने घंटे हो गए, ज्यादा हो गया, तो देखो हमने इन इस्तेमाल करनी है। अच्छा, वी आर मीटिंग हिम इन एन आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में मिल रहे हैं, तो ये मे वाली बात है। मैंने कहा मे वाली बात जो होती है, तो जब मे का सेंस आता है तब हम इन इस्तेमाल करते हैं। विद इन एन आवर, इसका मतलब विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर, तो इसमें मे का सेंस है, मे का सेंस है, इसीलिए हमने इन इस्तेमाल किया। बहरहाल ये सब आगे एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये अल्फाज देखो इतने सारे दिए हुए हैं, बेटा प्लेस का दिया हुआ है, इट इज ऑन द रूफ, के बाद हिसिंग एट अस। ऑन द रूफ, रूफ क्या है? प्लेस है, तो हमने ऑन इस्तेमाल कर लिया। बिहाइंड क्या है? प्लेस है, प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है बिहाइंड, पीछे। सीरीज भी है, शेड के पीछे, शेड बना हुआ उसके पीछे, मतलब जगह है, जैसे रूफ जगह है, तो देखो ये इस्तेमाल हुआ। डायरेक्शन या मूवमेंट को शो करने वाले प्रीपोजिशन, जैसे द हाउस डाउन द रोड इज बीइंग सोल्ड, द हाउस डाउन द रोड, तो देखो डायरेक्शन है, नीचे जो है ना एक डायरेक्शन है, डाउन प्लेस भी है, डाउन प्लेस भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये एक डायरेक्शन भी शो करता है, मतलब नीचे, मतलब उधर देखो नीचे, वहां जाओ, तो डायरेक्शन शो कर रहा है, अक्रॉस डायरेक्शन शो करता है। एजेंसी क्या है? मतलब जो एजेंट होता है, जिससे हम काम करें, जो जरिया बने, जो सोर्स बने काम का, उसको हम कहते हैं एजेंसी। अब जैसे एग्जाम्पल बाय बोट, मतलब सोर्स हो गया, देखो एजेंट है आपका काम करने वाला, बोट है। हैमर देखो, एजेंट है हैमर, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसमें आप एक बात ध्यान में रखें कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए हम विद इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? विद इस्तेमाल करते हैं। और ठीक है, ये बाय बोट मतलब जर्नी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेटा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, उसके साथ हम बाय इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाय जीप, बाय कार, बाय टैक्सी, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है ना, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मैं जूम करूंगी अभी, क्लियर है नहीं? अब आगे शीट पे चलते हैं, वो बताते हैं आपको, मतलब इन अल्फाजों को अलग अलग, सही है ना? ओके, थैंक यू। हाँ, बाय वैन वगैरह ये सब आता है, ठीक है। क्लियर नहीं है? जूम करें थोड़ा। अच्छा, तो मतलब ये कि अब बताओ, अब बताओ थोड़ा, हुआ क्लियर? ठीक है ना? ओके, राइट।
तो ये वो ही सेम वर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन अब इनको अलग अलग, अब इनकी जो एग्जाम्पल्स वगैरह वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो देखो ये मतलब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, रीजन या पर्पस को शो करने के लिए रीजन या पर्पस, जैसे फॉर, थ्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, फ्रॉम, ये रीजन होता है या पर्पस होता है। जैसे आई हैव अ सेपरेट कंप्यूटर फॉर वर्क, ठीक है ना, फॉर वर्क, तो अब फॉर इधर पर्पस शो कर रहा है, ठीक है ना। भाई कंप्यूटर आपका जो है वो किस मकसद के लिए अलग है, वर्क के लिए, मेरे काम के लिए। देखो फॉर वर्क की बात हुई, फॉर मतलब पर्पस शो कर रहा है। अच्छा, दे लेफ्ट अर्ली बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, ये रीजन है। देखो भाई वो क्यों जल्दी चले गए, सबब बताओ, मतलब बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। तो ये देखो मीनिंग से हम बता रहे हैं आपको, और कुछ नहीं इसमें। कनेक्शन है, मतलब ताल्लुक रखना, ऑफ टू विद, कनेक्शन के लिए ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अ वेल रिटन कवर लेटर टू एम्प्लॉयर्स हेल्प्स योर चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड। अ वेल रिटन कवर लेटर टू एम्प्लॉयर्स, मतलब एम्प्लॉयर्स को जो खत लिखा गया, मतलब एक कनेक्शन है, रिलेशन है। लेटर टू एम्प्लॉयर्स, it means this relation has been developed or built up to employers. So the words we have got here in this category, these are actually, the meanings. Now these are the meanings, these are actually the senses. The sense, we have got of the prepositions, that the words here we have mentioned, these are quite common words. Mostly we use them, we practice them in our sentences, while we are unconscious, unaware of their proper and appropriate use. That's why we make our mistakes there. So in order to commit such mistakes or to repeat such mistakes, I'm going to make them familiar. I'm going to give you the list of such appropriate words so that you should contain the use of these words in your mind while using or while practicing, or even if it comes in the test, you should quickly recall the correct use of all these prepositions, right? So it is not a big problem. Maybe I think it may be so that we have written after a few days of holidays. That may be the reason there that today we are not getting fit to learn easily or comfortably. However, I have noticed and seen you as a very good students, being very good students. You never get tired in your 5 to 6 months teaching. However, it was very, a long journey almost we spent together, okay, with each other. And there I suddenly come across in front of the screen of the computers, and where I watched almost everybody and the comments of everybody, or the response of everybody in my class. Very thrilling, enchanting, energetic, and vibrant people. I saw you being very active. I saw you being very positive, hopeful, and almost it seemed like you are getting or approaching towards the success or achievement there. But it is what, today, uh, when we have come back after, long holidays, almost 5 days, away from books, from teachers, or from, such academic routine activities, then it really seems to be, somehow hard or new or strange to reconnect, to repeat the same academic, activities, or routine work there. So it is actually very temporary or momentary things. Even you can be reconnected, you can be well to continue your academic activities today as well. So you can restore all of these things. It doesn't matter at all. You may feel that, so today we are getting tedious or getting bored and annoying, and your class is somehow getting very troublesome for all of us, and we can't continue to take your class today because it is somehow making us tired. Of course, it happens. So I say, if you say, if you don't take my class, I don't get angry today, because I know the, I know what I know the
mood of the students after holidays, that how they get, nervous, how they, think and how they desire for the absence of a teacher. That today, two things happen there. So no matter at all, please, inshallah, once again, you will be quite familiar. You will be, quite accustomed to the situation. Okay, as you were in your routine work for a few months there, you never get, never go tired during those days of, the work before Eid holidays. So how can you be tired today? It is what the return is. It is both, the resumption or the restart of something. Restart of something, is somehow slow. Okay, even vehicle or anything like, machine or such devices concerned, and when you leave it for a few days, it will really, take time in its resumption or the restart. So no matter at all, slowly will, get something very, wonderful one. I hope and expect that all of you will be very healthy, active, and once again very much strong to continue the same journey, because there is no tiredness in, such schedules, in such mechanism, or in, such a direction in the life there. No tiredness, okay, no holidays at all, right? When your direction, when your mission, when your vision is quite determined to continue to trace or to travel till the last day of your journey is achieved, you never get tired. You never even imagine or fancy of such things or feel of such things that you have to give up all of your stamina or strength or potential or ability, all the skills you have got to reach the shining career in your life there. So you never get tired. You never think of it. Things sometimes, happen to be when teacher like you, comes to start the class initially. So it is actually, blocks or chokes the interest of students. However, slowly and gradually you will be healed, and your curative teachers will come to offer you wonderful tips of the teaching, and you will get refreshed to continue or to be very happy there. So please, I mean to tell you, try to be pleasant one, try to be, relaxed, and try to, because whatsoever we are, doing something, whatsoever we are, learning to do something. It's totally about good thing. Okay, it's about the good time. There's good time coming. I mostly say in my classes, you might have read this line of the poem. So it's what we are doing for something good. That's why we should not worry. We should not, get troubled or get annoyed. We should not be, fed up. We should not be exhausted. We should not lose, the power or the strength we have, we have got. We should not feel, lost. Should not feel lost, because we are moving to the direction of success or achievement, to something good. So when something good is, awaiting, when something good is, waiting, when something good is, our target, people get very crazy. People get very excited. They get, very, happy to reach that marvelous mark for the target, the place, the venue they are looking for. So now, dear students, you are almost really reaching that spot, that point of your career, point of your life, where you will shine forever there. So in view of, in work of, all this, a target, we are planning, we are making, we are strengthening, right? We are trying, we are striving. It's a really good collaboration. It's really good coordination. It's really good, commitment, and it's really good return. After holidays, you are back to join us, but maybe today we are slow. It doesn't mean we are slow, or a restart. It means we have lost, we have
been beaten, we have been defeated, or it's a really good thing. We are slow. Take an example of the snail there. I mean, when snail and rabbit, both of them were in contest of the race. So the one that was really the fastest one, I mean the rabbit one. So that runs very fast, and later on it gets sleep. Okay, get I mean lazy, and it actually sleeps for a while, realizing the fact that snail is quite slow. It's too slow to reach me. So the rabbit went to sleep, and it slept for a very long time there. And later on, what happened? The snail that was miles away from the rabbit, slowly and gradually, snail with steady steps closed the rabbit and reached the destination, reached the spot or the venue. So I mean to tell you that it doesn't matter if you are slow. Okay, it's not actually evil or an ill to see that we are slow. No, never. At least we have movement. At least we are back to do something there. So it's really good thing. It's really good thing. I mean to appreciate. You are really graceful and fabulous students. You have such a charm in your life that it is a charm. It's a charm that you never lose such charm or such sweet career that you intend to get. So let's want to learn all of these things, and I'm very amazed to see very astonishing students, really amazing students we have got here. And mostly, students cry. Mostly, students ask the teachers, stop teaching because it's not fair to be very frequent or fluent in your teaching, because it's a very first day, and first day should not be enforced to such boring teaching or whatsoever. But dear students, whatsoever I'm doing it's because of my students who are really athletic, who are very vibrant and energetic, and who expect more from the teacher. And that's why we continue to enforce such important, things, right? Hope that you have brought all of these things. So I say, if you are slow today, if you are feeling somehow, not well, of the same mood as you were previously before Eid holidays, doesn't matter. It doesn't matter, right? So things will, bring a lot of change, right? तो हम बात कर रहे थे रीजन और पर्पस की। मेरा बात कुछ समझ में आई या नहीं? यू गेट समथिंग और नॉट? अच्छा, उर्दू में समझाया करें आप। उर्दू में मतलब क्यों? आप तो इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बैठे हैं, सीएसएस ऑफिसर सामने बैठे हैं और मुझे कहते हैं कि सर उर्दू में बता दें। हमेशा ना करो ना भला। उर्दू में तो बता दूंगा, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज थोड़ा आप कोशिश करें। वेरी गुड, ऐसा कर, थोड़ी मेहनत करें ना बेटा। अब बातें ना करें, ये वाली बातें देखो ना। सो यू विल, आई थिंक यू हैव बीन चार्ज नाउ। ओके, अच्छा तो अच्छा, रीजन पर्पस का हुआ, कनेक्शन का ओरिजिन देखो। अच्छा, ओरिजिन में क्या है? ओरिजिन का मतलब है फ्रॉम और ऑफ, मतलब जिस चीज से आप बिलोंग कर रहे हो, ताल्लुक रख रहे हो, तो वो जो होता है उसको हम ओरिजिन या कहते हैं। जैसे टॉम इज ऑफ जर्मन डिसेंट। डिसेंट नस्ल को कहते हैं, जो नस्ल होता है, मतलब जैसे किसी से ताल्लुक रखने वाला कोई होता है, फैमिली या नस्ल जो होता है, फैमिली से भी ज्यादा नस्ल अलग है। अच्छा, तो टॉम इज ऑफ जर्मन डिसेंट। तो आप देखें ये ओरिजिन है, माना इनकी जो ओरिजिन है, तो हमने ऑफ लगाकर ओरिजिन को शो किया है। उसके बाद वी स्टार्टेड अवर ट्रिप फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ट्रिप फ्रॉम पाकिस्तान। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। और देखो ये ओरिजिन आ रही है। तो ये मतलब 8 टाइप्स हैं प्रीपोजिशंस के। अब हम चलते हैं आपको बताने कि मतलब ये जो 8 टाइप्स हैं, ठीक है ना बेटा, ये आपके 8 जो टाइप्स है, उनमें से सबसे पहले देखो ये आ रहा है। अब जो वर्ड्स हमने वहां पर जो लिखे थे ना बेटा, वहां पर जो वर्ड्स लिखे थे, बताना कि आपको मतलब ये जूम में फुल आ रहा है या नहीं। सही है, क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। ठीक है,
तो आप देखें, अब हमने अलग रखा है, ठीक है ना, अलग रख लिया। देखो, यानी अब इधर जो हम बात करेंगे सिर्फ प्लेस की बात करेंगे। ये जो वर्ड्स हमने पहले पढ़े थे ना, तो अलग अलग पढ़े थे। अब इनका आपको पता भी होगा काफी, क्योंकि हमने इनके बारे में डिस्कस किए। कुछ वर्ड्स है इनको नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ लेंगे। तो ये सिर्फ प्लेस वाले प्रीपोजिशंस। अब प्लेस को ये किस तरीके से शो करते हैं? A preposition of place describes where something is located in reference to something else. यानी preposition of place जो होता है वो किसको शो करता है? Where something is located in reference to something else, मतलब उनकी जगह कौन सी है। अच्छा, और where something occurred or will occur, देखो ये इनकी मीनिंग्स है। where मतलब वाला सेंस है, like prepositions are time, most common prepositions are place, are, at, in और on मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। तो तीनों हमने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इनका usages of these and other prepositions of place are explained below। तो ये मतलब एक्सप्लेन किए। अब एट की बात है, पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक पॉइंट्स आर लोकेशंस। जो पॉइंट होती है, जो लोकेशन होती है, जो स्पेसिफिक लोकेशन, जो स्मॉल लोकेशन होती है, जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होती है, जो प्रिसाइज और एग्जैक्ट पॉइंट होती है, देखो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एट। जैसे व्हेन इज प्लानिंग ऑन स्टेइंग द नाइट एट द होटल, देखो ये एट इस्तेमाल, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक पॉइंट है कि व्हेन इज प्लानिंग ऑन स्टेइंग द नाइट एट अ होटल, यानी वो एक होटल में रहने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें होटल में रहना है। तो व्हाट इज होटल? ओके, इट्स अ पॉइंट, इट्स अ लोकेशन, इट्स नॉट अ बिग प्लेस, यू नो, इट्स नॉट अ बिग प्लेस, यू नो, it's a small place in the city or town. So when one place is just like a spot, just like an address, right, just like a location, just like a venue, you mention preposition at there. This is important to understand. Just mention what? At there. So right, you see, Ben is planning on staying the night at a hotel, at a hotel, right, at a guest house, at a bank, right, at a school, at a bus stop, at a terminal, at airport. So all these places are what? These are very small places comparatively the other place that is larger or the bigger one there, like the cities, because all these places are in the cities or in other bigger places. That is the reason to put it as you know, as a preposition for something। मतलब एट जो इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फिर बोलेंगे सर आप इंग्लिश में बात करना शुरू हो गए, नहीं करते। तो बहरहाल जो मतलब एक पॉइंट होती है, हम पूछते हैं ना भाई कहाँ हो? भाई मैं कराची में। कराची में पॉइंट तो बताओ कहाँ हो, किस जगह पर। तो जो वो पॉइंट आपको बताएगा, उस पॉइंट के साथ, उस लोकेशन के साथ आप एट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। आई एम एट एयरपोर्ट इन कराची, देखो आपने इस्तेमाल कर। आई एम एट पार्क इन कराची, ठीक है। आई एम एट सी व्यू इन कराची, देखो आप मतलब क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट है उनका कराची का, इसीलिए आप इस्तेमाल करें। तो एड्रेस या लोकेशन वाले सेंस। अच्छा, उसके बाद इन देखो, इनक्लोज्ड स्पेसेस, इनक्लोज्ड स्पेसेस, ये इनक्लोज्ड, अब इसके अंदर नहीं, ये इनक्लोज्ड। ऐसे हम सिर्फ आज किसकी बात कर रहे हैं? कौन से प्रीपोजिशन है, कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? ऊपर क्या लिखा हुआ है? अब प्लेस की बात कर रहे हैं, पढ़ा हुआ है, पहले में इंट्रो दे दिया है। अब इधर मीनिंग्स लिखी हुई है, देखो सारी ये मीनिंग्स है, मतलब क्या डिस्क्राइब करते हैं, और फिर ये एग्जांपल्स है, और फिर ये प्लेस के वर्ड्स है। इनक्लोज्ड स्पेसेस, अब इसको स्पेस देखो इनक्लोज्ड है, बंद है, इसके लिए हम इस्तेमाल। द राइस इज इन द कैबिनेट, इन कैबिनेट, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर जो प्लेस है उसके अंदर बंद है। इन, आई एम इन क्लासरूम, इन मतलब देखो इनक्लोज्ड है, जो भी चीज इनक्लोज्ड है। आपका जेब इनक्लोज्ड है, बैग इनक्लोज्ड है, आप जिस रूम में बैठे हो देखो वो इनक्लोज्ड है।
है, जैसे दीवारें का कंपाउंड वॉल्स हो, बंद हो, इनमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो मतलब हम देखो इन इस्तेमाल करते हैं इनक्लोज्ड के साथ, जो इनक्लोज्ड, जो चीज इनक्लोज्ड है उसके साथ। अच्छा, फिर ऑन कब, सरफेस वाली बात बेटा, जो चीज सरफेस पे हो, जैसे किसी कोई भी सरफेस हो सकती है, दीवार की मैंने आपको बताया है, जैसे ग्राउंड की, जमीन की देखो हो सकती है, ठीक है, टेबल की सरफेस हो, मतलब जो भी सरफेस हो, जो भी, अभी चारपाई देखो, चेयर देखो, या कंप्यूटर देखो, या कोई भी सरफेस है, अगर उस सरफेस के ऊपर कोई चीज हो, पड़ी हुई हो, तो आप ऑन प्रीपोजिशन इस्तेमाल, राइट। जैसे आप देखें, लीव द टॉवल ऑन द काउंटर, तो काउंटर एक सरफेस है, जैसे टेबल की तरह, देखो अ बोर्ड इज ऑन द वॉल, तो ये वॉल सरफेस कोई चीज जाहिर से पड़ी हुई ऊपर सरफेस, इसीलिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने क्या इस्तेमाल किया, ऑन इस्तेमाल, ठीक है ना, ऑन इस्तेमाल कर, तो ऑन आप इस्तेमाल करेंगे, जो सरफेस हो कोई भी हो, मतलब तो आप इस्तेमाल करेंगे ऑन, मतलब प्लेस की सरफेस, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद बाय, नियर, क्लोज टू, लेक ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस ना हो, बिल्कुल करीब हो। जब लेक ऑफ डिस्टेंस की बात हो, डिस्टेंस खत्म हो जाए, तब हम इस्तेमाल करते हैं बाय, नियर, क्लोज टू। जब डिस्टेंस जाहिर ही ना हो, शो नहीं हो रहा हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे बाय, नियर, क्लोज टू। मतलब देखो तीनों, लाइब्रेरीज बाय, नियर, क्लोज टू द ट्रेन स्टेशन, ठीक है, मतलब बिल्कुल अटैच्ड, अटैच्ड, क्लोज, नियर, क्लोज, ठीक है, अटैच्ड की बात करें टू द ट्रेन स्टेशन। तो बाकी हम इंशाल्लाह प्रीपोजिशंस जो प्लेस के, वो कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना काफी है, इंशाल्लाह मजीद हम डिस्कस करेंगे।